Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences and today we will study about cell cycle regulation। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी करी थी सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल क्या होता है, इनमें कौन कौन सी स्टेप्स होती है और उनमें क्या क्या घटनाएं सेल साइकिल के दौरान होती हैं और सेल डिवीजन किस प्रकार से होता है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो लेक्चर जाके देखिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा किस प्रकार से सेल साइकिल का रेगुलेशन होता है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो लेक्चर का। और फिर देखिए आप आज का वीडियो लेक्चर है अपना सेल साइकिल का रेगुलेशन किस प्रकार से होता है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेल साइकिल रेगुलेशन क्या होता है। देखो सेल साइकिल में क्या होता है, कोशिका विभाजन करती है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं और सेल साइकिल के दौरान विभिन्न प्रकार की इवेंट्स होती हैं। जैसे हमने देखा था सेल साइकिल को हम दो मुख्य फेज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इंटरफेज और दूसरी है माइटोटिक फेज। इंटरफेज तो ये बड़ी फेज हो गई, यदि सेल साइकिल को हम दो भागों में बांटते हैं तो दो फेज हो गई, एक तो इंटरफेज जो सबसे बड़ी फेज है और एक माइटोटिक फेज है जो छोटी फेज है। इंटरफेज के दौरान हमने देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें जीवन में क्या हुआ था, जीवन में डीएनए का जो सिंथेसिस करते हैं उससे पहले विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स डीएनए को बनाने के लिए जो हमें फॉस्फेट सुगर्स वगैरह चाहिए होती है उनका निर्माण होता है किसमें, जीवन में। फिर एस फेज में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। फिर G2 में क्या होता है, कुछ भी स्पिंडल फाइबर्स वगैरह कुछ आरएनए वगैरह का निर्माण G2 में होता है। और इसके बाद में क्या होता है, माइटोसिस होता है, यानी दोनों क्रोमोसोम दिखने लगते हैं और एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी सेल साइकिल कंप्लीट होता है। आज हम देखेंगे कि सेल साइकिल का रेगुलेशन कैसे होता है। देखो कोई भी सेल डिवीजन होता है तो विभिन्न कंडीशन में ही हो सकता है। यदि मान लो यदि सेल साइकिल को कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो अनवरत रूप से सेल कोशिकाएं डिवीजन करती रहेगी, उनको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। और अगर रोकने वाला नहीं रहेगा तो कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। और ये किसको कोज करती है, कैंसर को कोज करती है। कभी जब भी कोशिकाएं अनवरत रूप से यानी अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लग जाती है तो एक ट्यूमर का, एक गांठ का निर्माण हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। कैंसर में यही तो होता है कि कोशिकाएं क्या होने लगती है, अनकंट्रोल्ड रूप से डिवीजन करने लगती है। या क्योंकि इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है विभिन्न फेज के दौरान, एस फेज में डीएनए सिंथेसिस हो रहा है और मान लो डीएनए में कोई म्यूटेशन हो गया, कोई गलती से कोई गलत डीएनए जुड़ गया, कोई गलत बेस पेयर जुड़ गया, उस बेस पेयर को वो आगे उसी कोशिका में वैसे की वैसे चला गया तो क्या हो गया, जो डीएनए इसमें था उसमें कुछ परिवर्तन हुए और नेक्स्ट पीढ़ी में दूसरे परिवर्तन आ जाएंगे और उससे म्यूटेशन के कारण घातक परिणाम हो सकते हैं। कई प्रकार की इनहेरिटेंस बीमारियां हो सकती है, आनुवंशिक बीमारियां हो सकती है और जीव की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो सेल साइकिल का रेगुलेशन सेल के द्वारा खुद के द्वारा ही किया जाता है और सेल साइकिल का रेगुलेशन अलग अलग तरीकों से किया जाता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ प्रोटीन होती हैं जिनको हम बोलते हैं साइक्लिन प्रोटीन एंड सीडीके प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं, साइक्लिन प्रोटीन एंड सीडीके प्रोटीन। जो प्रोटीन्स क्या होती हैं इन विभिन्न फेज के दौरान बनती हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। और कॉम्प्लेक्स जब वो कॉम्प्लेक्स बनता है तभी क्या होती है, सेल एक फेज से दूसरी फेज में जाती है। इसका हम सीधे से समझ सकते हैं कि सेल साइकिल के दौरान विभिन्न चेक पॉइंट्स होते हैं। विभिन्न चेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे जीवन में प्रोडक्ट्स बने, कोई भी प्रोडक्ट्स बने जैसे एंजाइम वगैरह बने, कोई भी डीएनए के लिए चाहिए होते हैं जो प्रोडक्ट्स बने। अब उन प्रोडक्ट्स को चेक किया जाता है, क्या इनमें कोई गलत प्रोडक्ट तो नहीं बन गया, क्या सारे प्रोडक्ट कंप्लीट रूप से बने हैं या आधे प्रोडक्ट तो नहीं बने। तो कोई भी जो सिंथेसिस होता है उसको चेक किया जाता है और चेक इसी विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरीकों से किया जाता है। तो उनको बोलते हैं चेक पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, चेक पॉइंट्स। जब फिर सिंथेसिस में जब एस फेज होता है तो एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है तो इस दौरान हो सकता है डीएनए में कोई म्यूटेशन हो जाए या कोई गलत बेस पेयर जुड़ जाए तो उसको चेक किया जाता है। तो डीएनए इसमें क्या होता है, सेल साइकिल के दौरान विभिन्न चेक पॉइंट्स होते हैं। उन चेक पॉइंट्स में क्या किया जाता है, सेल में चेक किया जाता है कि ये जो सेल साइकिल चल रहा है क्या प्रॉपरली चल रहा है या कोई गलत तरीके से कोई डीएनए में कोई म्यूटेशन तो नहीं हो गया। तो इनमें चेक पॉइंट्स की बात करें तो तीन मुख्य चेक पॉइंट्स होते हैं। इसमें तीन मुख्य चेक पॉइंट्स होते हैं। एक तो होता है G1S, एक तो होता है G1S चेक पॉइंट, जो कहां पर होता है, G1 फेज के एंड में
स्टार्टिंग में, यानी दोनों के बीच में होता है, तो यहां पर चेक किया जाता है। दूसरा होता है एस फेज के एंड में, दूसरा होता है एस फेज के एंड में। और तीसरा मुख्य जो होता है वो होता है माइटोटिक फेज की मेटाफेज में, माइटोटिक फेज की मेटाफेज में, तो इसको हम बोलते हैं एम चेक पॉइंट। तो तीन मुख्य चेक पॉइंट होते हैं, कौन सा, G1 S पॉइंट और G1 S चेक पॉइंट, S चेक पॉइंट एंड M चेक पॉइंट। तो इन चेक पॉइंट्स के दौरान देखो क्या बनती है, तो दो प्रकार के प्रोटीन चेक पॉइंट्स में बनती है। कौन सी है वो दो प्रकार की प्रोटीन, एक तो होती है साइक्लिन प्रोटीन, साइक्लिन प्रोटीन, साइक्लिन प्रोटीन, और दूसरी होती है सीडीके प्रोटीन, सीडीके प्रोटीन। सीडीके की फुल फॉर्म होती है साइक्लिन डिपेंडेंट, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो ये एक तो साइक्लिन प्रोटीन होती है और एक सीडीके प्रोटीन होती है। ये दो प्रकार के प्रोटीन विभिन्न चेक पॉइंट्स में बनती हैं, और ये किस प्रकार से चेक करती हैं कि डीएनए सही बना है या गलत बना है, कि क्या डीएनए में कोई एरर तो नहीं आ गया कोशिका विभाजन के दौरान, या सेल साइकिल में कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी, उनको ये चेक करती हैं ये दोनों प्रकार की प्रोटीन। अब देखते हैं साइक्लिन और सीडीके प्रोटीन क्या होती है। अब देखो साइक्लिन प्रोटीन होती है वो क्या होती है, हर फेज के दौरान बनती है, हर फेज के दौरान G1 फेज में बनती है, S में बनती है, G2 में बनती है और M फेज में भी बनती है। हर फेज के दौरान साइक्लिन प्रोटीन्स बनती हैं, और इनका क्या काम होता है कि ये सीडीके प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, और कॉम्प्लेक्स बनाकर क्या करती हैं, ये विभिन्न प्रकार के चेक पॉइंट्स का निर्माण करती है। अब देखो सीडीके प्रोटीन्स, जैसे हम देख सकते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, तो ये क्या है, काइनेज है। अब देखो काइनेज टर्म ही आपको जब भी आए तो काइनेज का मतलब होता है फॉस्फेट ऐड करने की कैपेसिटी। कई बार एंजाइम आपने देखे होंगे जिनके अंत में काइनेज लगा होता है, और वहां पर आप देखोगे कि ये काइनेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फेट को ऐड करता है। तो काइनेज जहां पर भी आता है तो इसका मतलब फॉस्फेट ऐड करने वाली कैपेसिटी। तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार की फॉस्फेट ऐड करने वाले एंजाइम या प्रोटीन होती है जो किस पर डिपेंड रहती है, साइक्लिन पर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये खुद पर भी फॉस्फेट ऐड कर सकती है या किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स पर भी फॉस्फेट ऐड कर सकती हैं। तो ये फॉस्फेट ऐड करके क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकती हैं। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाती हैं अलग अलग। तो अब देखो साइक्लिन और सीडीके प्रोटीन क्या इन सब में अलग अलग होती है, तो देखो अलग अलग फेज में अलग अलग प्रकार की साइक्लिन और सीडीके प्रोटीन्स बनती है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। यदि हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में देखो साइक्लिन प्रोटीन अलग अलग फेज में बात करें तो जो मुख्य फेज है, तो सबसे पहले G1 फेज। देखो G1 फेज में कौन सी प्रोटीन बनती है, साइक्लिन प्रोटीन की बात करें, वर्टिब्रेट्स में बात कर रहे हैं हम, वर्टिब्रेट्स में बनती है साइक्लिन डी। कौन सी बनती है, साइक्लिन डी, साइक्लिन डी प्रोटीन इसमें बनती है। और सीडीके की बात करें तो सीडीके, एक तो CDK4 एंड CDK6 बनती है, CDK4 या CDK6। तो ये दो प्रकार की सीडीके इसमें बनती है, इस फेज के दौरान बनती है। और दूसरे G1 लेट G1 या G1S, लेट G1 बोल सकते हैं या इसको लेट G1 या G1S भी बोल सकते हैं, इसको G1S, क्योंकि यहां पर एक चेक पॉइंट तो G1 हो गया यहां पर और एक यहां पर चेक पॉइंट। तो G1S में, G1S की बात करें तो G1S में साइक्लिन बनती है E। साइक्लिन कौन सी बनती है, E, साइक्लिन E बनती है इसमें। और इसकी बात करें तो यहां पर CDK1 बनती है। कौन सी बनती है, CDK1। नेक्स्ट हम बात करें S फेज की, S फेज की, तो S फेज में बनती है साइक्लिन बनती है A। कौन सी बनती है, साइक्लिन A। और साइक्लिन A के बाद में ये CDK साथ CDK बनती है इसमें CDK2। कौन सी बनती, CDK2, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2। और लास्ट बात करें हम कौन सी है इसमें इंपॉर्टेंट, M फेज। कौन सी है, M फेज, जहां पर चेक पॉइंट्स, हम चेक पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं। देखो चेक पॉइंट्स पर बनती है लास्ट में M, या माइटोटिक फेज में कौन सी बनती है, माइटोटिक फेज में बनती है B, साइक्लिन B। और यहां पर CDK बनती है CDK1। कौन सी बनती है, CDK1। तो विभिन्न प्रकार की क्या बनती है हमारे पास, साइक्लिन और सीडीके प्रोटीन विभिन्न फेज में
वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं हम, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की बन सकती हैं। तो इसमें क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स में ये विभिन्न प्रकार की साइक्लिन प्रोटीन और सीडीके प्रोटीन बनती है। अब इसके बाद में देखो, ये साइक्लिन और सीडीके प्रोटीन तो बन गई, हमें पता है साइक्लिन और सीडीके का काम क्या होता है, काइनेज यानी फॉस्फेट ऐड करने की कैपेसिटी इसमें पाई जाती है। तो ये क्या करती है, अपने ऊपर या दूसरे किसी टारगेट प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर सकती हैं। तो फॉस्फेट ऐड करके या तो उसको एक्टिवेट कर सकती है या डीएक्टिवेट, दोनों कार्य कर सकती है। तो देखो ये किस प्रकार से रेगुलेट करती है कि साइक्लिन और सीडीके प्रोटीन दोनों मिलकर कैसे इस सेल साइकिल को रेगुलेट करती है। तो देखो यहां पर क्या होता है, जैसे ही जीवन फेज बनती है तो जीवन फेज में क्या होगा, सबसे पहले जीवन फेज में बनेगा साइक्लिन डी CDK4 कॉम्प्लेक्स या CDK6 कॉम्प्लेक्स। कौन सा बनेगा, जैसे ये साइक्लिन प्रोटीन है, यहां पर ये साइक्लिन प्रोटीन है, ये साइक्लिन कौन सी है, जीवन फेज की बात करें तो जीवन फेज में कौन सी बनेगी, डी। और या इसके कौन से प्रोटीन आकर जुड़ जाएगी, दूसरी सीडीके कौन सी आएगी, CDK4 आएगी या 6 आएगी, CDK4 या 6। तो ये क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये कौन सी फेज में बनेगा, कौन सी फेज में बनेगा, जीवन फेज में। कौन सी फेज में बनेगा, जीवन फेज में। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी ये कहां पर जाएगा, जीवन एस फेज में। तभी कहां पर जाएगा ये, जीवन एस फेज में। जब तक ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो तब तक कोशिका नेक्स्ट फेज में एंटर नहीं करेगी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनता है तो ये कॉम्प्लेक्स किसी विशेष डीएनए पर जाकर डीएनए के लिए क्या बनाता है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। क्योंकि डीएनए में क्या होते हैं, जीन होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं, जीन होते हैं। और जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आरएनए बनना। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, तो उसको जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के दौरान विभिन्न प्रकार के फैक्टरों की आवश्यकता होती है। तो ये एक फैक्टर के रूप में कार्य करती है साइक्लिन, ये जो सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स होता है एक फैक्टर के रूप में कार्य करता है। और जब ये फैक्टर बनता है तब विभिन्न प्रकार, ये फैक्टर क्या करता है, कोई जीन के लिए फैक्टर का कार्य करेगा और उस फैक्टर से विभिन्न प्रकार की प्रोटीन बनेगी। तो जैसे ही ये फैक्टर बनेगा तो फिर नेक्स्ट प्रकार की साइक्लिन बनेगी। तो मान लो साइक्लिन डी CDK4 कॉम्प्लेक्स बना और फिर ये किसी फैक्टर के रूप में काम करेगा और नेक्स्ट प्रकार के प्रोटीन बनेगी। कौन सी, यहां पर नेक्स्ट फेज के लिए साइक्लिन ई और CDK1। कौन सी बनेगी, साइक्लिन ई। मान लो साइक्लिन ई बन गई इससे, तो ये कॉम्प्लेक्स बना तभी कौन सी बनी, साइक्लिन ई, अदरवाइज नहीं बन पाता। ये किस प्रकार से डिपेंडेंट है, अगर मान लो ये साइक्लिन डी CDK4 कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो कोशिका यहीं पर अरेस्ट हो जाती, सेल साइकिल कहीं पर, कहां पर अरेस्ट हो जाता, जीवन फेज में ही अरेस्ट हो जाती, मतलब आगे अपनी सेल साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाती। तो ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बना एक फेज में, फिर ये कॉम्प्लेक्स बनकर क्या बनाएगा, नेक्स्ट फेज के लिए प्रोटीन या एंजाइम्स का निर्माण करेगा। फिर वो जैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो नेक्स्ट फेज के लिए एस फेज के लिए बनाएंगे, एस फेज के बाद में S2 फेज के लिए, इसके बाद में इस प्रकार से नए नए कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स बनना भी अलग अलग जीन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो देखो ये होता है सेल साइकिल रेगुलेशन, किसके द्वारा, साइक्लिन और CDK प्रोटीन के द्वारा। साइक्लिन CDK प्रोटीन कहां पर बनती है, कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान, और अलग अलग अवस्था के दौरान अलग अलग प्रकार के CDK और साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 3 मुख्य प्रकार के CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। एक तो यहां पर बनता है जीवन एस फेज में, और एक बनता है एस फेज में, और एक बनता है एम फेज में, क्योंकि यहीं पर चेक पॉइंट होते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मुख्य होते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे तब तक कोशिका आगे अपने नेक्स्ट फेज में एंटर नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका चक्र किस पर डिपेंड करता है, कोशिका चक्र किसके डिपेंड करता है, साइक्लिन और CDK प्रोटीन के ऊपर। यदि ये दोनों का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक कोशिका आगे अपना विभाजन नहीं कर पाएगी। तो कोशिका में जब भी डीएनए में कोई डैमेज वगैरह आ जाता है, यानी चेक पॉइंट में गड़बड़ी पाई जाती है, तो इन पर डायरेक्ट अफेक्ट होता है। किन पर अफेक्ट होता है, साइक्लिन और CDK पर। तो यदि कोई भी गड़बड़ी होती है तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाते हैं। अब वो किस प्रकार से नहीं बन पाते हैं,
उन पर कौन से जीन का असर होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से जीन जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसकी बात करेंगे। कुछ प्रोटीन होती है जैसे P53 प्रोटीन, P53 प्रोटीन का सबसे ज्यादा रोल है सेल साइकिल रेगुलेशन में। वो किस प्रकार से साइक्लिन ये CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को अफेक्ट करता है। एक RB जीन होता है रेटिनोब्लास्टोमा जीन, वो किस प्रकार से कंट्रोल करता है वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज हमने देखा कि साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से वर्क करती हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाती है। हमने देख लिया विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। एक कॉम्प्लेक्स बनेगा एक फेज के लिए, जो नेक्स्ट फेज के लिए कॉम्प्लेक्स बनाएगा, नेक्स्ट फेज की प्रोटीन बनाएगा, और जब तक ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो नेक्स्ट फेज की भी नहीं बनेगी, और नेक्स्ट फेज की नहीं बनेगी तो उससे नेक्स्ट की भी नहीं बनेगी, तो वहीं पर अरेस्ट हो जाएगी। यानी मान लो ये जीवन में यदि ये नहीं बना तो जीवन में अरेस्ट हो जाएगी। मान लो यहां पर कोई गड़बड़ी हो गई तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, एस फेज वाला CDK कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, और यहां पर कोई गड़बड़ी या कोई एरर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। तो ये विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। अब इन कॉम्प्लेक्स का बनना और ना बनना अलग अलग जीन पर डिपेंड करता है। कौन से जीन इनको इंड्यूस करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, या किस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होते हैं, या किन दूसरे कॉम्प्लेक्स को ये अफेक्ट करते हैं, वो हमने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से जीन होते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से हमारे सेल साइकिल को कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, बाय।